नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर। इस कथा का विषय थोड़ा अपसामान्य है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी और ये भी एक सत्य घटना पर आधारित है, तो पेश करता हूँ। चलिए कहानी शुरू करता हूँ 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा एक झोंपड़ा है, दूसरा हिस्सा एक कोठी। तो पहले बारी आती है झोंपड़े की। झोंपड़ा बहुत सादा सा है। 3 लोग रहते हैं, एक बूढ़ी अम्मा, उनका बेटा जिसकी बीवी झगड़कर कई सालों से मायके में है, और उनकी एक निहायत खूबसूरत बेटी। ये लोग अपने झोंपड़े के बाहर एक छप्पर डालकर कपड़े इस्त्री करने का काम करते हैं। इस खूबसूरत लड़की का नाम इंदु है। इंदु किसी से इश्क करती है, क्षमा कीजिएगा, रूहानी इश्क करती है, क्योंकि उसके प्यार में एक असाधारणपन है। उसका प्यार मौन है, बहुत शांत, निस्वार्थ, और कभी कभी इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसे चोरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। चोरी? जी हाँ, चोरी। पर चोरी इन रुपयों की नहीं जो उनके पास स्त्री के लिए आने वाले कपड़ों में मिल जाते हैं, बल्कि चोरी एक एहसास की, चोरी एक गंध की, चोरी एक निशानी की। जी हाँ, इंदु ने जिससे वो प्रेम करती है बड़ी सफाई से उस शख्स की एक कमीज चुरा कर रख ली है, जिस कमीज को खुद से लिपटा कर उसे उसकी बाहों में होने का एहसास होता है, जिसकी गंध से उसकी नज़दीकी महसूस होती है और बिछड़ने के बाद निशानी के भी काम आएगी। उस शख्स के कपड़े वो इस भाव से इस्त्री करती है जैसे वह उसकी पत्नी हो। जब भी उस शख्स के कपड़ों में कुछ रुपए आ गए तो बाकायदा गिनती के साथ इंदु ने लौटाए हैं। इस तरह वह शख्स जानता है कि लड़की ईमानदार है और उसके कपड़े की जेबों को अच्छी तरह टटोलती है। तो अब बारी आती है कोठी की। इस बेहद खूबसूरत घर में 2 पति पत्नी रहते हैं और उनका एक खूबसूरत नौजवान बेटा जो किसी शहजादे से कम नहीं है। इंदु की तरह गोरा रंग है, लंबा सुडौल और गठीला बदन। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कोठी और झोंपड़ा एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जिस शख्स की कमीज इंदु ने संभाल कर रखी हुई है वो यही नौजवान है जिसका नाम मयंक है। आर्थिक स्थिति की प्रेम प्रसंग में विशेष भूमिका होती है। चाहे आप कितने भी सुंदर हों, प्रेम निभाने की कला आप में कूट कूट कर भरी हो, पर समाज इन सबकी अनदेखी कर देता है। इनका प्रेम प्रसंग यूं शुरू हुआ कि एक दिन मयंक साहब ने अपनी एक कमीज इस्त्री के लिए भेजी और उसकी जेब में इंदु के नाम एक प्रेम पत्र लेकर रख दिया। जब पत्र इंदु को मिला तो मन उसके प्रेम को पंख लगाए। झोपड़े की शहजादी पर अगर सल्तनत का शहजादा फिदा हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पत्र पढ़कर इंदु को लगा मानो उसका विवाह आज संपन्न हो गया है। उसके छप्पर के नीचे त्रिलोकी के सारे देवी देवता आ गए हैं और वर वधू पर एक अदृश्य पुष्पों की बौछार हो रही है। उस दिन पूरा समय वो बेहद खुश रही। एक अजीब आनंद, मादकता और भावनाओं का एक गहरा माधुर्य उसे महसूस होने लगा जैसा कभी आप सभी को भी कभी ना कभी हुआ होगा। आज उसे सब नया और ताज़ा ताज़ा लग रहा था। अगर ऋतुएं हमारी मानसिक दशा की प्रतीक बने तो मैं कहूँगा कि इंदु की भावनाओं को और लंबी प्रतीक्षाओं पर आज वसंत छा गया था। मयंक अपनी बालकनी में खड़ा होकर घंटों इंदु को निहारा करता था और इंदु अपनी दैनिक दिनचर्या के अधिकांश काम जैसे चावल छांटना, सब्जी काटना वगैरह ज़्यादातर अपने छप्पर में बैठकर करने लगी थी। वैसे भी प्यार के पंखों का फैलाव बहुत विशाल होता है। 4 दीवारी में इस परिंदे का दम घुटता है। प्रेम पखेरु में एक बहुत अजीब और ख़राब गुण है। जब तक यह मुखर नहीं होता मौन रहता है, बिल्कुल शांत, किंतु जब उड़ान भर लेता है तो इतना शोर मचा देता है कि गली के कुत्तों को भी इसकी भनक लग जाती है। जब इन दोनों के प्रेम प्रसंग को लेकर बातें होने लगी तो इंदु के घर वालों ने उसे कुछ दिन के लिए गांव भेज दिया और मयंक के घर वाले उसे लेकर विदेश चले गए।
उनका घर छोड़कर जाना इंदु के गांव में रहने के दौरान हुआ। बस फिर कुछ दिन बाद जब इंदु गांव से लौटी तो एक दिन उस झोपड़े के अंदर लगे पंखे के हुक से फांसी पर लटकी उसकी लाश मिली थी। पूरे 12 बरस बाद मुझे उस कोठी में जाने का अवसर मिला जहां 2 पति पत्नी रहने आए थे। खन्ना दंपति रहने आए थे। नई शादी हुई थी, पर जो महिला थी उसका कहना था कि जब से वो यहाँ रहने आई है बिल्कुल ठीक नहीं रहती। उसकी गर्दन में अचानक तेज़ दर्द होता है और कई बार वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के इलाज से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो टूटे हुए हौसले उसे इस तरह का इलाज करवाने तक ले आए। खैर, उस औरत के लक्षणों में मुझे कुछ भी खास नहीं लगा, पर अब जो उसने बताया उससे मेरे दिमाग की घंटियां बजने लगी। उस महिला ने बताया कि उसका मन करता है उस झोंपड़े के बाहर बने छप्पर में जाकर बैठे और वहां से अपनी बालकनी का दृश्य देखे। मैंने उस महिला के इस अनुभव को सुना और उन्हें बातों में उलझाए रखा और उसके मन को ज़्यादा से ज़्यादा दुखी करने की कोशिश की, क्योंकि दुख वो चाबी है जो आपके व्यक्तित्व को खोल कर रख देती है। दुख आपको अंतर्मुखी बनाता है और जब आप वास्तव में दुखी होते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। कुछ देर बाद ही उस औरत की तबीयत बिगड़ने लगी और चेहरे के हाव भाव किसी दूसरे इंसान जैसे हो गए। असल में उस औरत पर इंदु का साया था। फांसी पे लटक कर उसकी गर्दन टूट गई थी और वही दर्द अब ये महिला भुगत रही थी। इस तरह इंदु के साय से बात करने का मौका मिला और उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें पता चला कि जब उसने आत्महत्या की वह गर्भवती थी। जब वह गांव से लौटी तो मयंक का परिवार वहां से चला गया था और उसने फांसी लगा ली। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो मयंक को ढूंढते हुए इस घर में आई थी। अचानक वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मैं इतना प्यार दिल में लेकर कहाँ जाऊँ, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मयंक कहाँ है। वह बार बार कह रही थी कि बस एक बार मयंक को देखना है। उसने अपनी बेचैनियों का लंबा सिलसिला सुनाया। उसने बताया कि गांव में रहने के दौरान वह कैसे ढलती सांझ में घंटों उसकी कमीज दिल से लगाकर गांव के तालाब किनारे बैठी रहती थी। उसका जीवन उस जर्जर नाव जैसा हो गया था जिसे जाना तो नदी के उस पार है, पर उस नाव को नदी के तट पर कोई अपनी कमीज से बांध गया है। उसने बताया कि कैसे वो हर रोज सपनों में मयंक को ढूंढती है। उसकी नींद, उसके सपने मौत की तरह उदास और बेचैनी भरे थे। वो शायद मयंक के बिना जीना भूल गई थी। प्यार को शायद वो शक्ति हासिल है कि वो इस जिंदगी और उस जिंदगी दोनों में दखल दे सकता है। मैं सोच रहा था कि इस गरीब लड़की के प्यार में जो दीवानापन है, क्या वही बेचैनी, वही दीवानापन उस रईजादे में भी होगा? पर वो आत्मा तोड़ गई थी कि कुछ भी करके उसे मयंक से मिलाया जाए। तो हुआ यूं कि किसी तरह मैंने उस महिला के पति को यानी श्रीमान खन्ना को घर के पुराने मालिक यानी मयंक के पिता के पास फ़ोन करने के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी कर लिया और उनसे कहा कि स्पीकर ऑन करके बात करें ताकि इंदु की आत्मा भी सब सुन सके। लेकिन अगले ही मोड़ पर मैं नहीं जानता था कि इतनी घोर वेदना खड़ी होगी। जब उन दोनों की बात हुई तो पता चला कि फ़ोन के उस पार खड़े मयंक के पिता रोने लगे। जब उनसे श्रीमान खन्ना ने उनके बच्चों के बारे में पूछा और तब उन्होंने बताया कि उनके विदेश लौटाने के कुछ महीनों भर बाद ही उनका इकलौता बेटा मयंक मारा गया। उसने किसी लड़की के प्यार में अपनी कलाइयाँ काटकर आत्महत्या कर ली थी। बस इतना सुनते ही श्रीमती खन्ना, जिनमें इंदु का साया था, बांस के लट्ठे की तरह धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से श्रीमती खन्ना बिल्कुल स्वस्थ रहीं। नहीं अब उस झोंपड़े में बैठने का उनका मन भी नहीं करता। जीवन का बाध प्रवाह फिर से वैसे ही बहने लगा। जिस दिन ये सब हुआ
मेरे मन में उस झोंपड़े को देखने की इच्छा भी हुई। मेरे लिए वो मोहब्बत की शहज़ादी के मज़ार से कम नहीं था। मैंने उस झोंपड़े के छोटे से जंगले से अंदर झांक कर देखा। ढेर सा कबाड़ा पड़ा था, मकड़ी के उदास जाले, सीलन भरी दीवारों पर छिपकलियों की गश्त और एक अजीब सी दुर्गंध। पंखे के हुक में एक चिथड़ा सा लटका हुआ था। जी हाँ, इंदु ने उसी कमीज से फांसी लगाई थी जिसे उम्र भर कलेजे से लगा के रखा था। जी हाँ, ये उसी कमीज का टुकड़ा था। लोग डरते हैं पर मैं ऐसा ही हूँ। अजीब शौक, अजीब किस्म का पागलपन। एक डंडे की मदद से मैंने जंगले के ज़रिए उस चिथड़े को निकाल लिया था। मैंने उसे आज भी संभाल के रखा है। दुनिया के पास ताजमहल होगा, मेरे पास तो जैसे साक्षात मजनू की चाक गिरेबा का चिथड़ा है। मजनू की गिरेबा। मैंने कई दिन बाद खाली वक्त में उस टुकड़े को देखा और सोचने लगा कि अंत में बचा क्या। सिर्फ कमीज़ का ये टुकड़ा और पंखे के हुक में एक कमीज़ के टुकड़े के रूप में लटकता इंदु का इश्क, रूहानी इश्क। खैर, जाने दो। आज देर तक कमरे में लेटा छत देख रहा था। पंखे के हुक पर नज़र पड़ी तो एक घटना याद आ गई। फिर मिलेंगे। जय सिया राम।